वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स और इसका एक बहुत प्यारा और बहुत आसान सवाल इंट्रोपी के बारे में आज हमने पढ़ना है। बहुत मजे का और बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और प्रैक्टिकली भी आप इसे यूज कर सकते हैं। हमारे एग्जाम के अंदर या तो इंट्रोपी जो होगी वो एक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर ये क्वेश्चन आएगा, या इंट्रोपी बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर इंट्रोपी आ सकती है। तो मजे की चीज है, अब हम इसे शुरू करते हैं। इंट्रोपी को हमारे इस टॉपिक के अंदर दो तरीकों से उसने एक्सप्लेन किया है। पहला तरीका क्या है कि ये बेतरतीबी की बात करता है। क्या बेतरतीबी? कि मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी। यानी किसी भी सिस्टम के अंदर अगर डिसऑर्डर पाया जाता है, डिसऑर्डर कहते हैं बेतरतीबी को। कितना ज्यादा कोई सिस्टम बेतरतीब है या कितना ज्यादा वो रैंडमनेस है, फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, तो दैट इज नोन एज ए इंट्रोपी। तो आप इस चीज को मेजर करेंगे कि इसकी रैंडमनेस क्या है या डिसऑर्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे आप घर से कॉलेज की तरफ जाते हैं तो आपको जल्दी होती है। घर में जब सुबह का वक्त होता है, आप कहते हैं मेरे कपड़े कितने हैं, यूनिफॉर्म किधर है, जूते किधर है, उठा उठा के चीजें फेंक रहे होते हैं। तो उस कमरे के अंदर आप बेतरतीबी फैला देते हैं। हर जगह आपकी बुक्स फैल गई हैं, कपड़े फैल गए हैं, टॉवल फैल गया, जूते फैल गए हैं। तो अब इसके अंदर कितनी बेतरतीबी है, आपकी इस बेतरतीबी को देख के कोई अंदाजा लगाएगा कि आप कितने अच्छे बच्चे हैं या आपके अंदर कौन सी बुरी आदत है, आप अपनी चीजों को सही रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो यही मेजरमेंट होगी, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, के रैंडमनेस कितनी आपने कमरे के अंदर फैलाई हुई है या डिसऑर्डर आपके कमरे के अंदर कितना है। तो दैट इज नोन एज एंट्रोपी। अब इसके बाद मम्मा आएंगी, चीजों को उठाएंगी, समेटेंगी, तो एंट्रोपी कम होती जाएगी, यानी बेतरतीबी कम होती जाएगी, वो चीजें तरतीब के अंदर आती जाएंगी। तो उसको हम कहते हैं कि इसकी एंट्रोपी कम हो जाती है। पहली डेफिनेशन जो है रैंडमनेस के लिहाज से इसने एक्सप्लेन किया है। दूसरी डेफिनेशन क्या होता है बेटा, अगर आप कोई चीज तकसीम करना चाहते हैं, कोई चॉकलेट तकसीम करना चाहते हैं, आपके पास दो चॉकलेट है और दो या आगे आपके पास फॉर एग्जाम्पल बेटा दो चॉकलेट है, तीन लोगों के अंदर आपने तकसीम करनी है, तो आप कैसे तकसीम करेंगे? हो सकता है दोनों की दोनों चॉकलेट आप एक आदमी को दे दें, वो दोनों चॉकलेट जो होता है वो आपने दूसरे आदमी को दे दें, एक अकेला रह जाए, या बेटा उनमें से एक एक दोनों को दे दें, या एक को 1.5 चॉकलेट दे दें, दूसरी को आधी चॉकलेट दे दें, या दोनों में से किसी को भी आप चॉकलेट ना दें। तो इस तरीके को बेटा आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये आप क्या कर रहे हैं? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरों के अंदर एक चीज तकसीम कर रहे हैं, एनर्जी तकसीम कर रहे हैं। एनर्जी क्या होती है? या तो बच्चों आप किसी को पैसे देते हैं, जब पैसे देते हैं तो उसका चेहरा जो है खिलखिला उठता है, खुश हो जाता है। किसी के घर कोई आपके घर मामू आए, चाचू आए, उन्होंने आपको ईदी के तौर पर 1000 रुपया दे दिया, तो आप इतने खुश होते हैं कि अंदर से गार्डन गार्डन हो जाते हैं, लड्डू फूट रहे होते हैं कि आज पिज्जा खाएंगे, 1000 आ गया। तो इसी तरीके से बेटा आप छोटे बच्चों को कोई चीज तकसीम कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना। एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं, कितनी अरेंजमेंट होंगी, दैट इज आल्सो नोन एज एंट्रोपी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि मेजर ऑफ नंबर ऑफ वेव्स, वो कितने तरीके हैं, वो कितने आपके पास वेव्स हैं कि एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए सिस्टम, के किसी सिस्टम के अंदर आपने एनर्जी को क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के अंदर जो एनर्जी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो नोन एज ए इंट्रोपी। इसे भी बेटा आपने इंट्रोपी कहते हैं। देखो हमने पहली एग्जांपल के अंदर देखा, या तो कोई किसी को पैसे देगा उसको खुशी होगी, या कोई खाने पीने की चीज देगा तब भी उसे खुशी होगी, यानी दोनों तरीकों से ये एनर्जी दी जा रही है। सिमिलरली किसी सिस्टम के अंदर आपके पास कितने तरीके हैं, कितनी अरेंजमेंट है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि उस चीज को आप मुख्तलिफ लोगों के अंदर तकसीम कर रहे होते हैं, दैट इज नाउन एज ए इंट्रोपी। तो इसे बेटा हमने इंट्रोपी कहते हैं। यहाँ पे हमने केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो बेटा हमारे पास कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट होती हैं, कितने आपके पास अरेंजमेंट के तरीके हैं इन विच एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर, कि एक सिस्टम के अंदर जो आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपके पास कितने तरीके होंगे, दैट इज नोन एज ए इंट्रोपी। तो आपने बेटा इसे इंट्रोपी कहते हैं। अगर एनर्जी जो होगी, अगर किसी जगह पे बेटा एनर्जी तकसीम करने के ज्यादा तरीके होंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वेज, आप ज्यादा तरीकों से एनर्जी तकसीम कर सकते हैं,
तो वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। जितनी ज्यादा तरीके आपके पास हैं उसको तकसीम करने के, वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हायर द रैंडमनेस, अगर किसी में जैसे कोई देग में चावल तकसीम कर रहा होता है, पहले लोग लाइन के अंदर खड़े हैं, अचानक एक भगड़ मचता है तो लोग उसके हाथ से खींचना शुरू कर देते हैं, कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से, तो रैंडमनेस ज्यादा हो जाती है, बेतरतीबी ज्यादा हो जाती है। अब उसको समझ नहीं आती मैंने किसे दिया किसको देने। तो हायर द रैंडमनेस और डिसऑर्डर, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा डिसऑर्डर होगा, ग्रेटर द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होगी, बेतरतीबी उसकी ज्यादा होगी। सिस्टम बिकम मोर स्टेबल व्हेन इट इज मोर डिसऑर्डर, वो जो सिस्टम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है जब वो ज्यादा डिसऑर्डर होगा, ज्यादा बेतरतीबी होगी, तो वो ज्यादा क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। देखिए ये हमें बताना चाह रहा है जैसे नेचर है, हमारी कुदरत है, वो डिसऑर्डरनेस की तरफ जाती है। मतलब एक दिन आप घर में झाड़ू ना दें, आप देखेंगे कि चीजें ज्यादा बिखर जाती हैं, ज्यादा जो है डिसऑर्डरनेस हो जाती है। या गलियों में से आप रोज गुजरते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो नेचर है, ये जो कुदरत है, वो डिसऑर्डरनेस को इंक्रीज करती जा रही है। एक दिन थोड़ी गंदगी होगी, दूसरे दिन और ज्यादा होगी, तीसरे दिन और ज्यादा होगी, वो चीजें ज्यादा डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहे हैं। तो नेचर जो होगी वो बेटा इंट्रोपी को प्रमोट करती है, नेचर जो है वो इंट्रोपी की तरफ चलती है। जैसे हम रात को सोते हैं, हम बड़े मुंह छू धो के सब कुछ फ्रेश होके सोते हैं, सुबह हम उठते हैं तो हमारी शक्ल भी अजीब होती है, बाल इधर गए हुए होते हैं, आंखों के अंदर बड़े बड़े आंखें खुल नहीं रही होती, अजीबो गरीब सी सिचुएशन होती है। तो इसको हम कहते हैं ये इंट्रोपी है, मतलब इंट्रोपी बढ़ गई है, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई है। अब आप उठेंगे, मुंह छू धोएंगे, साफ करेंगे, बालों में कंघी करेंगे, फिर आपने इंट्रोपी कम कर दी, आप ठीक हो गए। मतलब नेचुरल जो प्रोसेस हुआ है, सोने का जो अमल हुआ है, उसमें रैंडमनेस ज्यादा आई है, बेतरतीबी ज्यादा आई है, इसलिए इंट्रोपी बढ़ गई है। मुख्तसर एक फार्मूला हमने बनाया है, इसको आप याद कर लेंगे कि हायर रैंडमनेस, जितनी बेतरतीबी ज्यादा होगी, जितना बिगाड़ ज्यादा होगा, मोर इंट्रोपी होगी, वो ज्यादा इंट्रोपी होगी, और मोर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, वो सिस्टम जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब बेटा इंट्रोपी के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रैंडमनेस आती है, तो उन फैक्टर्स को वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑन इंट्रोपी, कि ये जो डिफ्यूजन होता है इसका इंट्रोपी के ऊपर क्या असर होते हैं, एंड नंबर ऑफ वेव्स ऑफ अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट के तरीके कैसे आएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इंट्रोपी है, डिफ्यूजन है, एंड नंबर ऑफ वेव्स ऑफ अरेंजमेंट, कि आपके पास अरेंजमेंट के कितने तरीके आते हैं किसी चीज को अरेंज करने के। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बच्चों एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती एक अमल होता है, वेयर पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम वन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन किसी चीज की होती है वहां से ये मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ रैंडमली, और फिर आपस में मिक्सअप होके होमोजेनाइज मिक्सचर बनाएंगे, दैट इज नाउन एज ए डिफ्यूजन। तो आप इसे डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे परफ्यूम होता है, इसको आपने हवा के अंदर फेंका, जो शीशी थी, जो आपके पास बोतल है, उसके अंदर ये परफ्यूम ज्यादा है, जब एयर के अंदर जाता है तो ये डिफ्यूजन शो करता है, रैंडमनेस शो करता है, रैंडमली मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाएगा, दैट प्रोसेस इज नाउन एज ए डिफ्यूजन। तो इस अमल को बेटा आपने डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन जो होती है वो आमतौर पर दो चीजों के अंदर होगी, या लिक्विड के अंदर होती है या बेटा गैसेस के अंदर होती है। तो डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आप वेपर फेज के अंदर ये ज्यादातर जो है वकूफ पजीर हो रहा होता है, अक्कर हो रहा होगा। देयर आर मोर पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास बेटा ज्यादा पॉसिबल वेज होते हैं फॉर पार्टिकल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अवेलेबल स्पेसिस। तो डिफ्यूजन क्या करेगा, जिन पार्टिकल्स को बच्चों उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको ज्यादा रास्ते दिखाएगा कि आपने इस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अब हमने एक जनरल फार्मूला बनाया है, जो इंट्रोपी का एक जनरल फार्मूला है, उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि कोई चीज कितनी ज्यादा अरेंज कर सकते हैं, कितनी ज्यादा आपके पास प्रोबेबिलिटी है, या उस चीज को कितने जगह पे आप तकसीम कर सकते हैं। तो दैट इज ए जनरल फार्मूला ऑफ अरेंजमेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे करनी है, या उनकी बेटा किस तरीके से आप तरतीब लगाएंगे, तो उसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला क्या होगा, W बराबर है एक्स, और एक्स की जो पावर होगा, एक्सपोनेंट्स होगा, वो y है। अब व्हाट इज एक्स? एक्स इज ए नंबर ऑफ प्लेसेस, जहां पे आप किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो एक्स होगा। व्हाट इज वाई? वाई इज ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, जिस चीज को आपने तरतीब देनी है, तकसीम करनी है, वो कितनी चीजें आपके पास,
और x क्या है कि जिस जगह पे आप तकसीम करना चाहते हैं वो जगह आपके पास कितनी है। तो हम इस पे अब बहस करते हैं, इसको देखते हैं, मजे की चीज है। आप देखिए इसका पहले हमारे पास यहाँ पे 3 केस हमने डिस्कस करने हैं। पहला केस जो है वो बेटा हमारे पास ये 2 जार हैं, ये जो डब्बा बना हुआ है हमारी बुक में बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक एलोंगेटेड ट्यूब है और इसको 2 पार्टीशन बनाई गया, दरमियान में इसके पार्टीशन बनाई गया है। इसके एक हिस्से में 3 गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं और दूसरा हिस्सा जो है वो इसका खाली है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूजन शो करते हैं इसलिए इनको नंबरिंग किया गया है कि ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस तरीके से तरतीब में आ सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा, ये 3 है, 1 2 3। और नंबर ऑफ प्लेसेस या जार या इसको हम कहते हैं ट्यूब के अंदर कितनी जगह है वो 2 है, एक ये है एक ये है, 2 जगह हमारे पास बच्चों खाली है और मॉलिक्यूल्स जो 3 है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट प्रोबेबल्स की कितनी होगी, तो अब आपके पास जो प्लेस होती है वो लेंगे और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसका एक्सपोनेंट्स बन जाएगा, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब है 2 को आपने 3 दफा लिखना है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो इसका जवाब 8 आएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है, जो जो अरेंजमेंट बनती है, इन मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट बनेगी वो आप 8 तरीकों के साथ इन मॉलिक्यूल्स को इन 2 जार के अंदर अरेंज कर सकते हैं। वो 8 तरीके क्या हैं, कुछ हमने कोशिश मैंने की है, आप देख लें। पहली क्या है बेटा, ये ए है, इसको हम बी कहते हैं। पहला आपके पास ये है कि 3 के 3 मॉलिक्यूल ए में रहने दें, बी 0 हो जाए, ये फर्स्ट अरेंजमेंट है। दूसरी अरेंजमेंट ये है कि बेटा कि जो ए है इसको 0 कर दो, ये 3 के 3 मॉलिक्यूल जो है बी के अंदर ले जाओ। तीसरी अरेंजमेंट ये है कि ए और 1 और 2 को इधर रहने दें, 3 मॉलिक्यूल्स को बी के अंदर ले जाएं। 4 अरेंजमेंट ये है कि 1 और 3 को बेटा इधर रहने दें, 2 को इधर ले जाएं। 5 अरेंजमेंट ये है कि 2 और 3 को ए में रहने दें, 1 को बी में ले जाएं। और 6 अरेंजमेंट ये है कि ए के अंदर आपने 3 मॉलिक्यूल को रहने दें और बी के अंदर जो होगा वो 1 और 2 मॉलिक्यूल्स को ले जाएं। 7 अरेंजमेंट ये है कि ए के अंदर यानी इस खाने के अंदर सिर्फ मॉलिक्यूल जो होगा वो 1 रहने दें, 2 और 3 को आप बी के अंदर ले जाएं। 8 अरेंजमेंट क्या होगी कि ये जो मॉलिक्यूल 2 है इसको ए के अंदर रहने दें और बी के अंदर बेटा 1 और 3 वाला मॉलिक्यूल जो है उसको बी के अंदर ले जाएं। तो ये आपके पास इसकी जो है 8 अरेंजमेंट है जो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। अब हमारे पास सेकंड केस आता है, अगर इधर 3 की बजाय आप 5 मॉलिक्यूल कर देते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर और इंटर कर देते हैं, तब पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी होंगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितने तरीकों से आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कितने हो जाएंगे। तो बेटा आपके पास ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास 5 हैं, तो आपके पास जो जार है वो सिर्फ 2 है, यानी नंबर ऑफ प्लेसेस जो आपके पास हैं वो सिर्फ बेटा 2 हैं, जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद अब 5 हो गई है। तो पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी होगी, 2 का आपने एक्सपोनेंट्स 5 बना देना है। तो ये बेटा 32 वेज होंगे, 32 यानी 32 तरीकों से इन 2 मॉलिक्यूल्स को, इन 2 जार्स के अंदर इन 5 मॉलिक्यूल्स को आपने अरेंज करना है। एक कॉपी के पेज के ऊपर आपने ये 32 अरेंजमेंट्स बनानी है और फिर मुझे जो है आपने इसको जो है आपने इसको मुझे भेजना है ताकि मैं देखता हूं कि आप लोग भी इस पे काम कर रहे हैं या नहीं। 32 अरेंजमेंट्स बेटा इसके ऊपर क्या होंगे, कमेंट्स के अंदर आप भेजेंगे, तो फिर इसे देखते हैं कि कौन बच्चा सबसे अच्छी जो है वो अरेंजमेंट बना लेता है। तो ये 32 अरेंजमेंट हमारे पास बनेगी। केस नंबर 3 जो हमारी बुक में लिखा गया है कि हमारे पास ये प्लेसेस सिर्फ 2 ही हैं, जगह 2 ही हैं। अब आपने इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल रख लिए, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, प्लेसेस 2 हैं। तो आप जानते हैं जब 100 मॉलिक्यूल हैं, पहले एक को इधर रहने दें, 99 को इधर रहने दें, फिर बेटा इसको इधर, इसको इधर, ऐसे आपके पास बहुत सारे चांसेस बन जाएंगे जिसमें आपने 100 को अरेंज करेंगे तो ह्यूज नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसकी बनेगी। इसको भी आप वैसे लिखेंगे 2 की पावर 100 लिखेंगे, 2 की एक्सपोनेंट्स 100 लिखेंगे। अब आपके पास कंक्लूजन आ रहा है, क्या कंक्लूजन आ रहा है, कंक्लूजन ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, अगर आपके पास जितने पार्टिकल की तादाद बच्चों बढ़ेगी तो वेज ऑफ अरेंजमेंट के जो तरीके होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे और एंट्रोपी जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उनको अरेंज करने के तरीके भी बढ़ जाएंगे और एंट्रोपी जो होती है वो भी बच्चों क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे क्लासरूम के अंदर सिर्फ 3 बच्चे हैं तो वो पहले 3 कुर्सियों के ऊपर बैठ जाएंगे। अगर वहां पे 40 स्टूडेंट्स हैं तो कभी टीचर्स पीछे वालों को आगे बिठा रही है, दरमियान वालों को पीछे कर रही है। इस तरीके से ये इनकी अरेंजमेंट होती है, बहुत सारे तरीके आ जाएंगे कि इन बच्चों को किस तरतीब के साथ क्लासरूम के अंदर
बिठाना है या इनके सिटिंग प्लान क्या होंगे, जो आपने 9th और 10th के अंदर देख चुके हैं कि कभी आपका रूम जो है वो पहला होता था, कभी हॉल होता था। जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे थे 9th और 10th के, तो सिटिंग प्लान को आप देखते थे कि आज किस जगह बैठ के पेपर देना है। अब बेटा हमारे पास डिफ्यूजन लीड्स टू इंक्रीज एंट्रोपी। डिफ्यूजन क्या करता है? डिफ्यूजन बेटा एंट्रोपी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर वेज डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉलिक्यूल। कि डिफ्यूजन जो है वो हमें ज्यादा तरीके बताता है कि मॉलिक्यूल को आपने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके ज्यादा तरीके बता रहा है। इसलिए बेटा आपको आप क्या कहेंगे? डिफ्यूजन एंट्रोपी को इंक्रीज करता है। तो एमसीक्यूज आएगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑन एंट्रोपी, तो आप कहेंगे ये इंक्रीज करता है। व्हाई? बिकॉज इट कैन प्रोवाइड मोर वेज, ज्यादा से ज्यादा बेटा ये रास्ते दिखाता है टू प्रोवाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक से ज्यादा रास्ते दिखाएगा। अब ये नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है हमारी बुक के अंदर, इसकी हेडिंग लगाई गई है कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी वैल्यूज। तो यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाहता है, कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी वैल्यूज क्या होंगे। असल में ये कहना चाहता है कि विच फैक्टर्स इफेक्ट द इंट्रोपी, वो कौन से अवामिल होते हैं जो इंट्रोपी के ऊपर असर करते हैं। ये असल में बेटा आपको फैक्टर्स बताना चाह रहा है, वो कौन से अवामिल हैं जिसके ऊपर इंट्रोपी डिपेंड करती है। जिनको कम या ज्यादा करेंगे तो इंट्रोपी कम या ज्यादा हो जाएगी। ये फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जो है वो आप पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हैं। अगर आपके पास मोर पार्टिकल हैं, मुख्तसर ये लिखा गया है, अगर आपके पास बेटा मोर पार्टिकल्स हैं तो मोर इंट्रोपी होगी, ज्यादा इंट्रोपी होंगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ना एक केमिकल है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूने का पत्थर कहते हैं। जब आप इसे हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब बेटा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसकी जो इंट्रोपी है वो 92.9 किलोजोल पर मोल है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके अंदर एटम ज्यादा है, 3 इसमें ऑक्सीजन है, 1 इसमें कार्बन है, 1 इसमें कैल्शियम है। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 5 एटम होते हैं एक कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड के अंदर। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड को देखें तो इसके अंदर सिर्फ 2 एटम है, एक कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन है। तो इसलिए इसकी इंट्रोपी क्या होगी? कम है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके अंदर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना, अरेंजमेंट करना हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे। अगर जितने ज्यादा तरीके होंगे अरेंजमेंट के, इंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट के 5 एटम्स हैं और इसके पास ज्यादा तरीके हैं जिससे आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये 2 है, इसलिए इसकी इंट्रोपी 39.7 किलोजोल पर मोल होगी। सेकंड जो हमारा फैक्टर होता है कि अगर आपके पास सेम सिमिलर केमिकल नेचर वाला कोई कंपाउंड है, मतलब सेम कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल इसने बताया जैसे कार्बन होता है, कार्बन कार्बन बेटा 2 एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है, एक डायमंड होता है और दूसरी को ग्राफाइट कहते हैं या ग्रेफाइट कहते हैं। तो डायमंड की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, 2 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब ये कहता है अगर सेम एक ही सब्सटेंस है, उसकी केमिकल नेचर सेम है, तब इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? कार्बन में डायमंड की ज्यादा होगी या ग्रेफाइट की? दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों की फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब ये जो डायमंड होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है इसमें जो कार्बन के एटम होते हैं वो थोड़े लूजली बाउंडेड होते हैं, इसलिए बेटा ये आपके पास नरम होगा। तो अगर आपके पास हार्डनेस ज्यादा होगी, हार्ड ज्यादा होगा, तो उसकी इंट्रोपी कम होगी, लोअर इंट्रोपी होगी। क्वेश्चन आता है व्हाई? जब कोई चीज हार्ड होगी तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो फंसे हुए हैं, वो तकसीम नहीं होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह रैंडमनेस नहीं करेंगे, बिखरेंगे नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि उनकी इंट्रोपी ज्यादा है। अगर बच्चों उसमें सॉफ्ट कोई चीज आ जाती है तो उसकी इंट्रोपी जो है, जो हार्ड होंगे, सॉरी, जो हार्ड होगा उसकी इंट्रोपी कम है, जो सॉफ्ट होंगे उनकी इंट्रोपी क्या होगी बच्चों? ज्यादा है। यही वजह है कि डायमंड की इंट्रोपी कम है, ग्राफाइट की इंट्रोपी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर आता है उसको हम कहते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है? ये जो दुनिया में जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं इन सबको आप मैटर कहते हैं। ये 3 स्टेट्स के अंदर आपको मिल रहा है। या तो कहीं पे ये बच्चे गैस में आपको मिल रहा है, या कहीं पे ये आपको लिक्विड स्टेट के अंदर मिल रहा है, या कहीं पे आपको ये सॉलिड स्टेट्स के अंदर मिल रहा है। यानी ये जो मैटर है इसकी 3 स्टेट है, गैस, लिक्विड और सॉलिड।
अब आपने बताना है कौन सी स्टेट की इंट्रोपी ज्यादा होगी, किस स्टेट की इंट्रोपी कम होगी। तो सबसे कम इंट्रोपी जो होगी वो सॉलिड की होगी, क्योंकि पार्टिकल टाइटली बाउंडेड होते हैं, रैंडमनेस होने के चांसेस कम है। इसके बाद बेटा ज्यादा बिखरने के चांसेस लिक्विड के मॉलिक्यूल के होंगे, और सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स के होते हैं। गैस ज्यादा फैलती है, ज्यादा रैंडमनेस शो करती है, ज्यादा दूर तक जाती है, ज्यादा इसमें बेतरतीबी आती है। तो सबसे ज्यादा जो एंट्रोपी होगी वो गैस की होगी। अब बेटा देखें, अगर आपके पास एक बॉल है, बॉल उसको आप फेंकते हैं, वो जो है वो सॉलिड है, उसको आप फेंकते हैं वो वहीं की वहीं रह जाएगी, वो ज्यादा बिखरेगी नहीं, दूर तक नहीं जाएगी। अगर आपके हाथ में एक ग्लास वाटर है, इस पानी को आप फेंकते हैं तो ये पानी बिखर जाता है, ज्यादा बिखरेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। और अगर आपके हाथ में कोई सिलेंडर है, कोई गैस है, इसको खोलते हैं तो बहुत दूर तक फैल जाएगी। यानी जिसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा होती है हम कहते हैं उसकी इंट्रोपी ज्यादा है। तो गैस की इंट्रोपी ज्यादा है, और सबसे कम इंट्रोपी जो होती है वो सॉलिड की है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, हमारी बुक में दी गई है कि हमारे पास जो पानी है, वाटर जो होता है वो 3 स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। आप इसे, इसकी 3 फिजिकल स्टेट है। आप इसे लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड होता है आम रूम टेम्परेचर के ऊपर, सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैसियस स्टेट में भी। अगर बेटा आपने पानी को आइस में यानी सॉलिड स्टेट के अंदर लेते हैं तो इसकी एंट्रोपी जो होती है 48 किलो जूल पर केल्विन पर मोल होगी। 48 जॉल पर केल्विन पर मोल होगी, सॉरी। अगर बेटा ये जो वाटर होगा इसको आपने लिक्विड स्टेट के अंदर लेते हैं तो इसकी इंट्रोपी बढ़ जाएगी। अब इंट्रोपी इसकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि रैंडमनेस होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो इसकी जो इंट्रोपी होगी ये 69.9 जॉल पर केल्विन पर मोल हो जाएगी। अगर बेटा आपने पानी को बुखारात में कन्वर्ट कर दिया, वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी इंट्रोपी और इंक्रीज हो जाएगी। 188.7 जॉल पर केल्विन पर मोल आपके पास है, इसकी इंट्रोपी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बेटे इसका चौथा जो अहम फैक्टर है वो व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एंट्रोपी के साथ क्या ताल्लुक होगा। तो बेटा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो एंट्रोपी आपके पास क्या होगी, लो होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो आपके पास एंट्रोपी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेता है कि बताओ किसकी इंट्रोपी ज्यादा है, एच एफ की इंट्रोपी ज्यादा है या एच आई की इंट्रोपी ज्यादा है। तो आप कहेंगे एच एफ तो कभी टूटता ही नहीं है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, इसकी इंट्रोपी कम है, इसकी इंट्रोपी ज्यादा है। सिमिलरली अगर वो वाटर का पूछ लेता है और फिर पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ किसकी इंट्रोपी ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये लिक्विड है, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, इसलिए इसकी इंट्रोपी कम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए इसकी इंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब लिक्विड की इंट्रोपी कम है और गैस की इंट्रोपी ज्यादा है। ऐसे आपने जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी हुई हैं तो आप जान जाएंगे कि किसकी इंट्रोपी ज्यादा है और किसकी बेटा कम है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तब इंट्रोपी कम है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तब इंट्रोपी ज्यादा है। अब हमारे पास ना तीसरी जो बात आ रही है वो हमारे पास आ रहा है कि एंट्रोपी चेंज इन ए रिएक्शन। अगर हमारे पास एक रिएक्शन होता है तो उसमें एंट्रोपी क्या होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप करवाते हैं, मतलब आपने कोई चीज ली उसको गर्म किया, उसमें से शू शू की आवाज आई, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो अब इसकी एंट्रोपी के अंदर क्या तब्दीली आएगी, कैसे होगा। देखो बेटा यही वाली हम दोबारा देखते हैं, चेंज इन रिएक्शन। चेंज इन रिएक्शन तो हम फिजिकल स्टेट को देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, वो गैस थी, लिक्विड थी, सॉलिड थी, क्या तब्दीली आई है। तो बेटा चेंज इन रिएक्शन, अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड या गैस में जाएगी, अगर कोई सब्सटेंस है पहले वो सॉलिड है उसको आप कन्वर्ट करते हैं लिक्विड या गैस में तो उसकी इंट्रोपी बढ़ेगी। तो इंट्रोपी को हम जाहिर करते हैं एस से, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, और एस के ऊपर एक जीरो लगा दें तो इसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी कहते हैं। तो चेंज इन इंट्रोपी जो होगी वो इंक्रीज होगी, इंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी, तो इसे हम कहेंगे डेल्टा एस नॉट इज पॉजिटिव। डेल्टा एस नॉट की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, वो बढ़ जाएगी। अगर बच्चों फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, ये आपने एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, चूने का पत्थर जिसे हम कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों जब हम गर्म करते हैं तो ये एक सॉलिड है। अब जब ये गर्म होकर हीट होकर दो चीजों में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, ये भी एक सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड में, ये एक गैस है। यानी एक सॉलिड जो था वो कन्वर्ट हुआ सॉलिड में और गैस में। तो ये रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस है
और इसमें जो डेल्टा एस नॉट की वैल्यू होगी वो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। इसमें इंट्रोपी जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आपने सिर्फ इतना देखना है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये किस स्टेट के अंदर पाए जा रहे हैं। अगर वो सॉलिड हैं, सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आप कहेंगे इंट्रोपी बढ़ रही है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ऐसे कुदरत ने खुद ब खुद करेंगे। मतलब आपके पास बर्फ पड़ी हुई है, उसको थोड़ी हीट दें तो वो लिक्विड और गैस में कन्वर्ट होगा, जितनी ज्यादा आप हीट देते जाएंगे। तो ये स्पॉन्टेनियस है, ये काम खुद ब खुद हो रहा है। कोई भी चीज जो है सॉलिड स्टेट के अंदर आप गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट होगी, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। यहाँ पे डेल्टा एस नॉट की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव में आएगी तो आप कहेंगे इसकी एंट्रोपी बढ़ती है। या बच्चे दूसरी चीज कैसे आपको पता चलेगी, अगर आपके पास जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है और जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तब भी बच्चों एंट्रोपी जो होती है उसे हम कहते हैं ये इंक्रीज हो रही है, ये पॉजिटिव में होगी, ये स्पॉन्टेनियस होगा। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन होता है N2O5, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। जब आप इसे हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हमने क्या किया, रिएक्टेंट के 2 मोल लिए, रिएक्टेंट के 2 मोल है यानी कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के आपने 2 मोल लिए, इसके नतीजे में 4 मोल आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बने और 1 मोल आपके पास ऑक्सीजन का बना। तो टोटल प्रोडक्ट के अंदर 5 मोल हो गए और ये जो 5 मोल है ये गैस मॉलिक्यूल्स है। पहला रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है। तो हमारी दूसरी रीजन ये थी इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो गैस है जो भी चीज है, तब भी आप कहेंगे इसकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बेटा ये एंट्रोपी जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाएगी इसके केस में। अब तीसरी बात यह है कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हो, मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट है इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या है, कम है, तो आप कहेंगे इसकी जो एंट्रोपी है ये नेगेटिव है। इसकी एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव में आ रही है, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और ये आपके पास एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। अगर बेटा आपने किसी भी चीज को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर लें या बेटा गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करें, जो भी आपके पास सीपी चीज है वो आपके पास लिक्विड है उसको आपने सॉलिड में कन्वर्ट किया या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया, उल्टा काम कर रहे हैं, तब भी इंट्रोपी जो होगी वो डिक्रीज होगी, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इंट्रोपी कम हो जाएगी। तो वो आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। जहां पे इंट्रोपी पॉजिटिव में आ रही होती है वो स्पॉन्टेनियस होता है, जहां पे एंट्रोपी की वैल्यू बेटा नेगेटिव में आ रही होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखिए किसी लिक्विड को आपने सॉलिड में कन्वर्ट करना खुद ब खुद नहीं होगा, स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा। मतलब पानी लिया आप बाहर लेके बैठ गए भाई सॉलिड बन जाए सॉलिड बन जाए, ऐसे नहीं होगा। आपको इसको फ्रिज में रखना होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा फिर होगा। या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए भी आपको जोर लगाना होगा, कंडेंसेशन करनी होगी, फिर जाके गैस जो होगी वो सॉलिड के अंदर बेटा कन्वर्ट होगा। तो दैट रिएक्शन इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एंट्रोपी बताती है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या ये रिएक्शन बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब लास्ट बात आती है कि साइन ऑफ एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। अगर आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, एंट्रोपी की वैल्यू बेटा 0 से ज्यादा हो तो वो सिस्टम मोर डिसऑर्डर होगा, तो रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर एंट्रोपी की वैल्यू 0 से कम हो तो लेस डिसऑर्डर होगा और रिएक्शन जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ स्पॉन्टेनियसली हो रहे होते हैं और कुछ बेटा नॉन स्पॉन्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो हमारे पास जो एंट्रोपी होती है ये अकेली फैसला नहीं कर सकती कि बाज रिएक्शन के अंदर जो एंट्रोपी होती है वो अकेला फैसला नहीं कर सकती कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा या नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा। वहां पे 3 चीजें आएंगी। वहां पे गिब्स हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो इस मैदान के अंदर आते हैं। गिब्स ने बेटा इंथाल्पी का और इंट्रोपी का एक ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर के बाद उन्होंने बताया क्या कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली कौन सा रिएक्शन होगा और नॉन स्पॉन्टेनियसली कौन सा रिएक्शन होगा, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा हमारा इंथाल्पी वाला ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमने इंथाल्पी के कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं और क्विक चेक भी जो है वो भी सॉल्व करने हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला। बेस्ट विजय, गुड लक, अल्लाह हाफिज बच्चों।